बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म जो पढ़ा जा रहा था उसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया था। दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डाइकार्टिलेडनी हो गया था। आज मोनोकार्टिलेडनी एक बीजपत्री के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति में क्लास मोनोकार्टिलेडनी वर्ग जो है मोनोकार्टिलेडनी एक बीजपत्री वर्ग के अंतर्गत इसके कुछ लक्षण हैं। एडवेंटेटियस रूट सिस्टम, उसमें डाइकाट में क्या था, टाइप रूट सिस्टम मूसला जड़ तंत्र पाया जाता था और इसमें अपस्थानिक जड़। देखिए मूसला जड़ तंत्र में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं, जबकि अपस्थानिक जड़ तंत्र में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जड़ें नहीं पाई जाती हैं। जैसे प्राथमिक ये एक मुख्य जड़ है, इससे इस तरह से जड़ें निकली, इस तरह से जड़ें इस तरह से। ये प्राथमिक रूट, ये दूसरी सेकेंडरी रूट और ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, ये टर्शियरी रूट है। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जड़ें ये टाइप रूट सिस्टम मूसला जड़ तंत्र, लेकिन अपस्थानिक जड़ तंत्र में ये नहीं पाया जाता। एक ही जगह से, एक ही प्लेस से बहुत सी जड़ें, इनको झकड़ा जड़ें भी कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, मक्का इत्यादि में देखते हैं एक ही स्थान से कई जड़ें निकलती हैं, इसको अपस्थानिक जड़ों के नाम से जाना जाता है। तो मोनोकार्टिलेडनी एक बीजपत्री वर्ग मोनोकार्टिलेडनी क्लॉस मोनोकार्टिलेडनी वर्ग एक बीजपत्री का मुख्य लक्षण है अपस्थानिक जड़ तंत्र, एडवेंटेटियस रूट सिस्टम, सम एक्सेप्ट सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ को छोड़कर सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि एब्सेंट होती है, कुछ में ही। जैसे आइसोइटस में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जबकि सब में सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। प्राय एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, कुछ में अपवाद स्वरूप पाई जाती है। पत्ती में बच्चों समानांतर सिरा विन्यास, जब रिब एंड मिडरिब एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होती हैं पत्ती में, तो इसको पैरेलल वेनिएशन समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। संवहन बंडल स्कैटर्ड होते हैं, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, संवहन बंडल बिखरे रहते हैं। और फ्लावर आर ट्राइमेरस, पेंटामेरस उसमें फ्लावर था, इसमें ट्राइमेरस है। बायदल, दल, ओवरी, ये ट्राइकार्पिलरी हो सकती है। बायदल 3 की संख्या में, दल 3 की संख्या में हो सकते हैं। इस कंडीशन को ट्राइमेरस कहते हैं। सीड हैविंग ओनली वन कार्टिलेडन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्लॉस। इस वर्ग का सबसे लाक्षणिक है कि बीज में एक ही बीज पत्र पाए जाते हैं। सीड बेयरिंग ओनली वन कार्टिलेडन्स, बीज में केवल एक बीज पत्र पाए जाते हैं। इसको डिवाइडेड इनटू 7 सीरीज, इसको 7 श्रेणियों में बांटा गया है बच्चों। मोनोकार्टिलेडनी एक बीजपत्री को कितने श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में बांटा गया है, 7 सीरीजेज में, जिसमें एक एक करके पढ़ा जाएगा। सीरीज फर्स्ट है आपका माइक्रोस्पर्मी, इसको 3 फैमिली डिवाइडेड इनटू 3 फैमिली। सीरीज फर्स्ट माइक्रोस्पर्मी को 3 श्रेणी कुलों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 3 फैमिली, इसको 3 कुलों में बांटा गया है। सेकेंड सीरीज जो है इपीगाइनी, इपीगाइनी डिवाइडेड इनटू 7 फैमिली, इसको 7 फैमिली में बांटा गया है। कितने फैमिली में, 7 फैमिली, 7 फैमिलियों में, 7 कुलों में डिवाइड किया गया है। और थर्ड सीरीज आता है कोरोनेरी, कोरोनेरी, कोरोनेरी सब थर्ड सीरीज में 8 फैमिलीज हैं, डिवाइडेड इनटू 8 फैमिलीज, इसको 8 कुलों में विभाजित किया गया है। आल्सो हैविंग लिलिएसी फैमिली, इसी कुल में लिलिएसी कुल को भी रखा गया है। आल्सो हैविंग लिलिएसी फैमिली, इसको 8 कुलों में तो बांटा गया है, लेकिन इसी के अंतर्गत लिलिएसी कुल को भी रखा गया है। अब सीरीज फोर्थ है कैल्सिनी, कैल्सिनी सीरीज के अंतर्गत 3 फैमिलीज है, अर्थात डिवाइडेड इनटू 3
फैमिली, इस सीरीज को 3 कुलों में विभाजित किया गया है। सीरीज 5 न्यूडीफ्लोरी सीरीज को 5 कुलों में विभाजित किया गया है। डिवाइडेड इनटू 5 फैमिली, इसको बच्चों कितने कुलों में बांटा गया है? 5 फैमिलीज में 5 कुलों में डिवाइड किया गया है। सीरीज 6 जो है एपोकार्पी सीरीज को 3 कुलों में विभाजित किया गया है, अर्थात डिवाइडेड इनटू 3 फैमिलीज। लास्ट सीरीज 7वां सीरीज है ग्लूमेसी सीरीज को 5 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड इनटू 5 फैमिली, कितने कुलों में? 5 कुलों में विभाजित किया गया है। इस तरह से बच्चों इसमें 7 3 10 7 17 8 25 3 28 33 36 5 41, कुल कितने कुल हो गए? 41 कुल इसमें है मोनोकार्टिलिडनी में। अब बच्चों इस तरह से हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति जिसको बेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और सबसे बड़ा वर्गीकरण, महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के कुछ गुण और दोष भी हैं। इसका गुण क्या है बच्चों? कि इट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, यह प्राकृतिक वर्गीकरण है। क्या है? ये प्राकृतिक वर्गीकरण है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, यह प्राकृतिक वर्गीकरण है और बेस्ड ऑन दी फ्लावरिंग कैरेक्टर्स, और इसका आधार जो है पुष्पी लक्षणों को बनाया गया है। पुष्पी लक्षणों को आधार मानकर ये वर्गीकरण किया गया है। फ्लावरिंग कैरेक्टर पुष्पी लक्षणों के तुलना में मोर स्टेबल ऑफ सोमैटिक, फ्लावरिंग कैरेक्टर्स आर मोर स्टेबल ऑफ सोमैटिक कैरेक्टर। पुष्पी लक्षण जो है कायिक लक्षणों की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं। वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, बहुत ही सरल वर्गीकरण है। ये बेंथम और हुकर द्वारा दिया गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ये गुण रहे, क्या रहे? गुण रहे। अब बच्चों किसी न किसी चीज में कुछ न कुछ दोष होते हैं, तो इस वर्गीकरण के कुछ इरर्स भी हैं, दोष भी हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोष क्या है? रैननकुलेसी कुल प्रारंभ में तथा ग्रेमनी कुल को अंत में रखा गया है। रैननकुलस प्लांट अर्थात फैमिली रैननकुलेसी को इस वर्गीकरण के प्रारंभ में, जबकि ग्रेमनी कुल को अंत में रखा गया है। लेकिन होना क्या चाहिए? सिस्टमेटिक रूप से ग्रेमनी कुल को प्रारंभ में और रैननकुलेसी को लास्ट में। ये फर्स्ट मिस्टेक है। दूसरा है जिम्नोस्पर्म को डाइकाट तथा मोनोकाट पौधों के मध्य रखा गया है। अनावृत बीजी पौधे को द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री दोनों के मध्य रखा गया है। ये विकासीय क्रम के विपरीत है, सुविधा के अनुसार रखा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। ये ओरिजिन की दृष्टि से, कार्की की दृष्टि से उचित नहीं है। अब सुपीरियर ओवरी ऊर्ध्व अंडाशय वाले पौधों को इंफीरियर ओवरी वाले पौधों से पहले रखा गया है। बच्चों सुपीरियर ओवरी जो है ऊर्ध्व अंडाशय और इंफीरियर उत्तरवर्ती अंडाशय वाले पौधों से पहले रखा गया है, जबकि होना क्या चाहिए? इंफीरियर ओवरी वाले पौधों को पहले और सुपीरियर ओवरी वालों को बाद में रखना चाहिए। लेकिन इसमें अपोजिट है कि सुपीरियर ओवरी वाले पौधों को पहले रख दिया गया है और इंफीरियर ओवरी वाले पौधों को बाद में रखा गया है। अब अगला है कुकुरबिटेसी में गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है, इसे पॉलीपेटली में रखा गया है। एक फैमिली है बच्चों कुकुरबिटेसी, कुकुरुटा मैक्सिमा और एसिना, लौकी और कोहड़ा इस कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो होते हैं गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है। पेटेल जो है संयुक्त दली होते हैं, पेटेल एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड होते हैं, संयुक्त दली अवस्था पाई जाती है, जबकि लेकिन इसे पॉलीपेटली में रखा गया है, पृथक पॉलीपेटली वर्ग में रखा गया है। लेकिन रखा जाना चाहिए किसमें? गैमोपेटली
वर्ग में रखा जाना चाहिए। ये कुकुरबिटेसी कुल में एरर है कि कुकुरबिटेसी कुल को गायमोपेटली में रखना चाहिए, लेकिन रखा गया है वर्ग पॉलीपेटली में। तो ये इस उनके दोष, इस वर्गीकरण के कुछ दोष रहे। ये दोष गुण के साथ बच्चों बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो भी हम लोग फैमिली कोहोर्ट्स पढ़े पौधे, इनको वर्तमान में फैमिलीज के नाम से जाना जाता है और सबसे बड़ा और प्रचलित वर्गीकरण है। इस तरह से हम लोग बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म के अंतर्गत नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया 3 वर्ग जो थे, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडनी, इसका अध्ययन कर लिए। डाइकोटिलेडनी के अध्ययन किया गया, जिम्नोस्पर्मी का अध्ययन इसलिए नहीं किया गया कि ये प्रीवियस के वीडियो में जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। मोनोकोटिलेडनी का वर्गीकरण आज आपको इस क्रम में हमने बता दिया। इस तरह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है फाइलोजेनेटिक का रिलेशनशिप, जात वृत्तीय वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरे बच्चे वीडियो को देखें। नए बच्चे जो नए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं पूर्ण रूप से वीडियो को देखें। लिंक के प्लेलिस्ट में जा करके इस पीछे की वीडियो प्राप्त करके नोट्स तैयार कर लें। और जो बच्चे अब तक इस लिंक चैनल को, के.एन. मौर्य क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।